हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक आई थिंक सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला टॉपिक है, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद हमने कोई भी स्ट्रीम ट्वेल्थ में रखी हो, बट ट्वेल्थ के बाद एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए ये हमें बहुत बार समझ में नहीं आता है और ये क्वेश्चन मार्क होता है हमेशा। तो हमारे पास जैसे हम टेंथ के बाद में स्ट्रीम चूज़ करते हैं, तो इंडिया में काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस है स्ट्रीम्स को लेके। इट इज़ जस्ट अबाउट कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, ये 3-4 स्ट्रीम्स होती हैं हमारे पास जिसमें से हमें चूज़ करना होता है। बट ट्वेल्थ के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट स्टिल हम उसी बाउंड्रीज में रहते हैं कि हमें इधर बीकॉम करनी है, बीबीए करनी है, बीएससी करनी है और डॉक्टर इंजीनियरिंग। बट इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आज हम उन्हीं ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हमें कई बार नहीं होती। देखो, जब भी आपको ट्वेल्थ के बाद कुछ भी करना होता है, टेंथ के बाद आपको जब भी स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचो। प्रॉपर काउंसलिंग स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो कभी कोई डिग्री एक्वायर करते हैं, फिर उसके बाद में उसमें उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट जॉब में नहीं आता, फिर वो किसी और चीज़ के लिए करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा है कि आप पहले साइंस में होते हो, देन आप कोई और जगह स्विच करते हो। तो ऐसे सब्जेक्ट्स हम नहीं स्विच करें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले ही हम सारे ऑप्शंस को अच्छे से देख लें। सब चीज़ों का स्कोप हमें पता होना चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइंस हमें पता होनी चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें ये पता करना है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और इंटरेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम मेयरली जस्ट डॉक्टर, इंजीनियर और अकाउंट्स के बारे में बात नहीं करते। इंटरेस्ट आपका किसी भी चीज़ में हो सकता है। यू कैन गो फॉर डांस, यू कैन गो फॉर सिंगिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ये सब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब जब भी हमें ट्वेल्थ के बाद में इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, होम डेकोर ऐसा कोई कोर्स करना होता है, तो दो मेजर प्रॉब्लम्स इंडियन सोसाइटी में हमें फेस करने के लिए मिलती हैं, जो कि मैंने भी बहुत लोगों को करते हुए देखा है। तो एक तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम हमेशा डरते हैं कि अगर हम, जैसे हमने साइंस ली हुई है या कॉमर्स ली हुई है, तो इसके बाद में अब हम ट्वेल्थ के बाद अगर फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाते हैं तो उसको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। वो इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है। ये फैशन डिज़ाइनिंग को हम बेसिक टेलरिंग से कंपेयर करते हैं कि इट इज़ जस्ट अबाउट के कपड़े सिलने एंड दैट्स इट। तो एंड एग्जैक्टली कई बार ऐसा होता भी है कि फैशन डिज़ाइनिंग में इतना ज़्यादा हाई स्कोप हमें नहीं मिलता, बट आजकल जैसे टाइम चेंज हो रहा है ना, तो फैशन डिज़ाइनिंग में भी काफ़ी अच्छा आप कर सकते हो। एक एक करके हम हर फील्ड के बारे में बात करेंगे, बट मेन है कि आपको अपने अंदर फियर नहीं रखना है कि इसमें मैं आगे क्या करूँगा। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो आपको आपके आसपास वाले लोग जो भी बोले, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स की नहीं इसमें स्कोप नहीं है, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप अच्छा कर सकते हो, देन गो फॉर इट। क्योंकि कई बार कोई चीज़ में इतना स्कोप होता नहीं है, लेकिन हम उसमें बहुत सारा स्कोप ढूंढ लेते हैं। तो आपको वो स्कोप डिस्कवर करना है कि आप इसमें और ज़्यादा क्या कर सकते हो। अच्छा, सेकंड बात आती है जो मेजर फियर है कि पेरेंट्स कई बार अलाउ नहीं करते हैं। तो बहुत सारे केसेस में सपोर्टिव भी होते हैं, लेकिन मेजर केसेस में नहीं होते हैं। तो आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि आपने जो चूज़ किया है वो सही है। किसी से कन्विंस या किसी से इंस्पायर होने से अच्छा है कि आप खुद कन्विंस करो सामने वाले को कि जो आप करना चाह रहे हो वो सही है। ठीक है, तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने अभी डिस्कस किया है। इसको ओवरकम करने के बाद में अब हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हम कौन से करियर में ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको एक करियर आपको अच्छा लगता है, आप उसको ऑप्ट कर लेते हो, लेकिन उसमें प्रैक्टिकली ज़्यादा स्कोप होता नहीं है। चाहे आप कितना भी उसमें कोशिश करो, बट आपको आगे जाके उतनी इनकम नहीं मिलती। और फिर हमेशा यही सुनने को आता है कि आपने खुद से ये चीज़ चूज़ की है तो इसलिए आपको ऐसा आउटकम मिल रहा है। तो पहले आपको अच्छे से ये पता करना है कि किस चीज़ में कितना स्कोप है और किस में आप ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हो। क्योंकि जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है कोई भी जॉब करने का, वो चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो, एक्सेप्ट करना चाहिए कि सब लोग अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए, अर्निंग के लिए ही जॉब करते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो फ्री में सिर्फ पैशन के लिए जॉब करता है। बहुत रेयर केसेस हैं, बट मोस्टली हमें अर्न ही करना होता है। तो जो हमारा बेसिक एजेंडा है कि अर्निंग कितनी होगी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो फर्स्ट कोर्स है हमारे पास होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट, जब भी आप इस कोर्स के बारे में बात करते हो तो पहली चीज़ जो हमारे माइंड में, इंडियंस के माइंड में आती है कि ये तो बहुत इजी कोर्स है, इसको हम लोग जैसे स्टडी में इतने अच्छे नहीं है तो होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं। मोस्टली लोग ऐसे सोचते हैं। कुछ लोग एज अ पैशन इसे करना चाहते हैं कि हॉस्पिटैलिटी है तो हमें इस चीज़ में मज़ा आता है, हम करेंगे, शेफ़ बनना है या कुछ भी ऐसा। और कुछ लोग जस्ट फॉर द सेक कि हमें थोड़ा इजी हो जाएगा तो उसके लिए इस प्रोफेशन में जाते हैं। बट जब आप होटल मैनेजमेंट में जाते हो, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब तक आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत अच्छे लेवल पर और बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में जॉब नहीं ले लेते, तब तक आपकी सैलरी पैकेज बहुत कम रहता है। बहुत कम से आई मीन कि बिल्कुल ही बिलो एवरेज हो जाता है कई बार सैलरी। और इंडिया में होटल मैनेजमेंट में, रेस्टोरेंट वगैरह में इतना अच्छा पैकेज आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट करना भी चाहते हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबका ओपिनियन डिफरेंट होता है, बट अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो तो उसका स्कोप फॉरेन कंट्रीज़ में, कनाडा वगैरह में ज़्यादा है इंडिया के कंपैरेटिवली। इस कोर्स को करने के बाद भी अगर आप इंडिया में रहना चाहते हो तो ये अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा बैड ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अभी आपको शायद ना लगे बट फ्यूचर में यू विल रियलाइज कि ये अच्छा डिसीजन नहीं था। अब देखो, ये मेयरली आपके ऊपर है, आपके इंटरेस्ट, आपकी जैसा भी आप जो भी कोर्स करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। बट इसकी रियलिटी यही है। इसमें एक आपको और डिसएडवांटेज फेस करने के लिए मिलती है कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ क्लियर करने के बाद, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में काम करते हो तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपको क्लियर करने होते हैं, बहुत सारे स्किल टेस्ट आपको क्लियर करने होते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश के कोर्सेज वगैरह भी पहले करने चाहिए, आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में, आपको खाना बनाना आना चाहिए। होटल मैनेजमेंट में आप बेसिकली यही सीखते हो, शेफ़ वगैरह बनना होता है। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा एफर्ट्स डालना पड़ता है। बट जितना एफर्ट आप डालते हो उसका आधे से आधा भी आपको शायद सैलरी में नहीं मिलता उतना स्टार्टिंग इनिशियली। तो आपको सबसे पहली प्रॉब्लम सैलरी में आती है। सेकंड, इसमें वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उसमें जितना आप एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स आपके होंगे इस करियर में तो उतने आपको उस हिसाब से पर आवर के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप कई बार 16 आवर्स 18 आवर्स भी पर डे होटल मैनेजमेंट में काम करते हो। जैसे पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि आपको इतने घंटे से ज़्यादा भी लग जाएंगे, आपको इतना काम करना पड़ेगा, इस टाइम तक करना पड़ेगा। कई बार आप अपने फेस्टिवल्स भी इंजॉय नहीं कर पाते हो। तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो सबको शायद पता है, बट वी डोंट एक्सेप्ट कि इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स अपनी तरफ से लगाने होते हैं। और हर कोई इतनी कम सैलरी में इतने ज़्यादा एफर्ट्स देना प्रेफर नहीं करता, इसलिए इस जॉब को हम लोग, इस करियर को ज़्यादा चूज़ नहीं करते। एंड आई वुड नॉट ऑल्सो प्रेफर कि आप इंडिया में रह के इस कोर्स को करें, क्योंकि इसका स्कोप इंडिया में बहुत ही कम है। तो ये ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग क्रॉस है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने ये डिग्री कर रखी है तो आपको अभी इसको बिल्कुल ही ड्रॉप करना है। आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो, जब आप होटल मैनेजमेंट करते हो ना तो उसमें आपको खाना बनाना बहुत अच्छे से आ जाता है। कुकिंग स्किल्स, आप बहुत चॉपिंग कैसे करनी है, ये कैसे करना है, पीलिंग कैसे करनी है गार्लिक वगैरह की, बहुत कुछ आप सीखते हो। तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल बना के। ये मेरी पर्सनल टिप है कि आप जो भी चीज़ आपको लगता है ना कि ये चीज़ मैंने सीखी थी, इस चीज़ में मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत मुझे इसकी स्किल्स है, बट ये अभी यूज़ की नहीं है, तो आजकल यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी नॉलेज का यूज़ कर सकते हो और वहाँ से आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। तो अगर आपको और कुछ नहीं इसमें दिखाई देता तो इसमें एक यूट्यूब का स्कोप है कि आपको खाना बनाना अच्छे से आ जाता है तो आप कुकिंग चैनल ओपन कर सकते हो। इससे ज़्यादा इसमें मुझे स्कोप नहीं नज़र आता। सेकेंड जिस ऑप्शन के बारे में अभी हम बात करेंगे दैट इज़ मास कम्युनिकेशन, यानी कि जर्नलिज्म। तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है कि आप जो भी न्यूज़ है, जो भी आपका कंटेंट है, उसको आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हो, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, गैदर करके, दैट इज मास कम्युनिकेशन। ठीक है जी। अच्छा, तो मास कम्युनिकेशन के लिए पहले तो आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आपको इस फील्ड में जाना है। तो सबसे पहले तो मास कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप इसमें लोएस्ट से स्टार्ट करके हाईएस्ट 2.5 लाख 3 लाख तक भी
पर मंथ अर्न कर सकते हो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते हो। तो इसमें आपकी एक्सपीरियंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें आपकी स्किल ज़्यादा मैटर करती है। जैसे आप मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा करते हो, एमए इन मास कम्युनिकेशन एमए करते हो या बीए करते हो, कुछ भी मास कम्युनिकेशन में आपने डिग्री या डिप्लोमा किया, उसमें आपकी एकेडमिक्स या आपके मार्क्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आपकी स्किल्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपनीज उन्हीं को हायर करते हैं जिनमें स्किल ज़्यादा रेलेवेंट हो, जो उनको स्किल्स चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन हो गई, आपकी क्रिएटिविटी हो गई, उन्हें सिर्फ उन स्किल्स से मतलब है, आपके एकेडमिक्स से इतना मतलब नहीं होता है। तो आपको स्किल्स डेवलप करने में ज़्यादा इसमें फोकस करना होता है, और इसमें एक्चुअली सिर्फ स्किल्स ही रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप जर्नलिज्म की बात करो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो डाटा प्रेजेंट करना चाहते हो वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे आपने न्यूज़ एंकर वगैरह देखे होंगे, तो अगर कोई न्यूज़ एंकर है, छोटी से छोटी बेकार से बेकार न्यूज़ को भी कैसे अच्छे से प्रेजेंट करना है ताकि सामने वाले को, ऑडियंस का इंटरेस्ट उसमें अच्छे से बन सके। तो वही तो काम होता है मास कम्युनिकेशन में, आपको अपना कंटेंट ऐसे प्रेजेंट करना है कि वो इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है जी, तो वो आप में होना चाहिए। सेकेंडली, आपको अपनी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। जब आप न्यूज़ एंकर वगैरह को हिंदी बोलते हो, देखते हो, या जब आप रेडियो जॉकी को सुनते हो, उनकी लैंग्वेज पे, उनकी कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छी कमांड होती है। तो आपका वो होना बहुत ज़्यादा, स्किल्स में आपकी जो लैंग्वेज पे कमांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप ऐसे किसी फील्ड में जाते हो जहाँ पे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। अच्छा, अब बात करते हैं कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली कुछ जो बड़ी सिटीज़ हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली, एनसीआर, बैंगलोर, यहाँ पे ही ज़्यादा आपको मास कम्युनिकेशन के, मास मीडिया के जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो आपको इन्हीं सिटीज़ में ज़्यादा मिलते हैं। और बहुत सारी सिटीज़ हैं, आप गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हो कि कहाँ पे आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। वैसे मोस्टली बड़ी सिटीज़ में ही ज़्यादा इस प्रोफेशन के या इस फील्ड से रिलेटेड जो कॉलेजेस है वो आपको मिलते हैं, कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अच्छा, तो सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें और क्या क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इतनी अच्छी नहीं है कि आप एज अ एंकर आप जॉब कर सको या एज अ रेडियो जॉकी आप जॉब कर सको, तो आपके पास इसमें और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एज अ पीआर वर्क कर सकते हो। अच्छा, पीआर का क्या काम होता है कि आप जो भी आपके क्लाइंट हैं, जिनके लिए भी आप वर्क कर रहे हो, उनको अपने जिस ब्रांड के लिए आप वर्क कर रहे हो, जिस इंसान के लिए आप वर्क कर रहे हो, उसके ब्रांड को प्रमोट करना। लोगों में उनके, अब प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा ले जाके बोलोगे कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, बाय करो, ये वो नहीं। प्रमोशन आपको इनडायरेक्टली, जैसे आपको लोगों को कन्विंस करना होता है कि ओके, मैंने ये यूज़ किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस ब्रांड की ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप अपने जिस क्लाइंट का भी प्रमोट करना चाहते हो, ब्रांड आप प्रमोट कर सकते हो, तो वो पीआर टीम का वर्क होता है, यानी कि पब्लिकली अपने ब्रांड को अच्छा प्रेजेंट करना। ठीक है जी, तो पीआर टीम में वर्क कर सकते हो। देन यू हैव ऑप्शन ऑफ सोशल मीडिया मैनेजर। बड़ी बड़ी कंपनी सोशल मीडिया मैनेजर्स हायर करते हैं जो उनके सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस है, आप एक कार्टूनिस्ट, ग्राफिकली आप काम कर सकते हो। जैसे आप देखो, जब आप कार्टूनिस्ट बनते हो ना, वो भी मास कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। जब आप कार्टूनिस्ट बनते हो, ग्राफिकली कोई चीज़ आपको प्रेजेंट करनी होती है लोगों को, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके हाथ में स्किल्स होनी चाहिए। देखो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस फील्ड में। अगर आप बात करो कि एंकरिंग कौन करता है या मास कम्युनिकेशन कौन करता है, नहीं, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग इसको एज अ प्रोफेशन चूज करते हैं, सबकी मास्टरी होती है। तो कंपटीशन बहुत हाई है, ये चीज़ माइंड में रख के चलनी है। ठीक है, अगर आपकी स्किल्स बहुत ओवर द टॉप है तभी आप इस फील्ड में जाओ, वरना नहीं। अच्छा, अब जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप में होनी चाहिए, क्वालिटी आप में होनी चाहिए, वो है अपनी नॉलेज को अपडेट करना। आप सपोज किसी डिबेट को करवा रहे हो, ठीक है, आप न्यूज़ एंकर हो या आप कोई क्रिटिक, मान लो आप न्यूज़ एंकर हो और आप कोई डिबेट करवा रहे हो, तो अगर आपको उस टॉपिक के बारे में, जो उस टॉपिक की हिस्ट्री है, जो उससे रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उसका जो सिनेरियो है, उसका जो सोशल इफेक्ट है, अगर आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज होगी, उसका सब कुछ पता होगा, तभी आप उस डिबेट को करवा सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारी क्रॉस क्वेश्चंस भी होंगे। फिर आपको जो भी उस डिबेट में इंसान बोल रहा है, आपको उसके ऊपर भी क्रॉस क्वेश्चन करना होगा। तो बहुत कुछ होता है जब आप एक न्यूज़ एंकर बनते हो या जब आप एक इस फील्ड में जाते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखनी पड़ती है। आपको टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर
रीड करना होता है, आपको न्यूज़पेपर में न्यूज़ लिखनी है, दैट मीन्स आपको उस कंटेंट के बारे में अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को अप टू डेट रखो, अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनना पड़ेगा आपको अगर इस फील्ड में जाना है। अगर आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, अगर आप पॉलिटिकली भी और मतलब जिस भी टाइप के आप कुछ कुछ एंटरटेनमेंट की फील्ड में भी जर्नलिज्म करते हैं, तो आप जिस भी फील्ड में जर्नलिज्म कर रहे हो, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड है, चाहे आप कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप एज अ क्रिटिक काम कर रहे हो, वो भी जर्नलिज्म का ही पार्ट है, तो आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले आप अपनी नॉलेज को अपडेट करो, फिर आप डिसाइड करो कि आपको मास कम्युनिकेशन की कौन सी वैरायटी चूज करनी है, आपको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे आगे आगे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपनी स्किल्स पे वर्क करना। देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि जितनी जरूरत आपको जॉब की होती है, उससे ज्यादा जरूरत कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज की होती है। ठीक है जी। तो उनको ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं, आपसे ज्यादा जरूरत उनको आपकी है। तो डोंट थिंक कि आप अगर इस फील्ड में जाओगे भी तो कौन जॉब देगा। जॉब देने के लिए स्किल्ड लोगों को, क्रिएटिव लोगों को जॉब देने के लिए बहुत सारी कंपनीज है जिनको अपने एम्प्लॉयर्स की जरूरत है। ठीक है जी। तो इस फील्ड में आप लोग जा सकते हो, थम्स अप है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे आगे सब कुछ सोशल मीडिया से ही होगा, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है। थैंक यू। सो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है करियर में वो है डाइटिशियन। डाइटिशियन आजकल जैसे लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, आप कुछ टाइम पहले देखोगे तो कुछ साल पहले जिम वगैरह इतने नहीं थे और लोगों को ज़्यादा डाइट प्लान के बारे में या हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, किसमें कितना शुगर कंटेंट है, अगर आपने ये सर्जरी करवाई है तो आपको क्या खाना है, ओबेसिटी के लिए क्या ये वो। मतलब पहले भी ऐसा होता था कि लोगों को पता होता था कि खाना क्या है, बट आजकल क्रेज क्या है कि हमें अपना प्रॉपर डाइट प्लान बनाना है और उसको फॉलो करना है। ये एक ट्रेंड है एक तरीके से। अगर आप देखो तो पहले भी जैसे हमारे मम्मा बोलते थे कि ग्रीन वेजीज खाओ, फ्रूट्स खाओ, बहुत कुछ ऐसा बोलते थे कि प्रॉपरली पानी पियो। ठीक है, हम उस चीज को फॉलो नहीं करते थे, बट आज हम 1000, 4000, 5000 डाइटिशियन को दे के आते हैं और सेम वही डाइट प्लान उससे बनवा के लाते हैं, वो भी ग्रीन वेजीज, फ्रूट्स और ये सब कुछ लिखता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि डाइटिशियन का कोई काम नहीं है, बट आजकल डाइटिशियन का क्रेज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस फील्ड में आप अगर एज अ प्रोफेशन बात करो तो इस फील्ड में बहुत पैसे हैं, लिटरली बहुत पैसे हैं। आप 1 लाख तक अर्न कर सकते हो यहाँ पे। स्टार्टिंग यहाँ पे 20 से 25,000 मिलती है एज अ डाइटिशियन अगर आप वर्क करते हो। तो जैसे जैसे अभी सोशल मीडिया ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, तो लोग डाइटिशियन के पास ज्यादा जाते हैं। ठीक है, तो डाइटिशियन का बेसिकली काम क्या होता है कि आपकी प्रेजेंट हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए और आपकी जो पास्ट में जो भी आपकी हिस्ट्री रही है आपकी हेल्थ की, आपको कोई शुगर का प्रॉब्लम है, आपको कोई बीपी का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, कोई भी हेल्थ इशू है, या आपको आपका प्रेजेंट हेल्थ स्टेज क्या है, उसके बेसिस पे आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान बना के देगा जिससे कि आप हेल्दी रहो। ठीक है जी। आपको उस डाइट प्लान को कितने बजे क्या खाना है, कितना खाना है, ये सब कुछ फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि एज अ डाइटिशियन उसने मेडिकल की रखी होती है। जो बच्चे मेडिकल फील्ड से हैं वो डाइटिशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो डाइटिशियन बन सकते हैं। ठीक है जी। आपको 12th के बाद, 12th में पीसीबी करने के बाद, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करने के बाद सिंपली ग्रेजुएशन करनी है इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन वाली फील्ड में ही, और उसके बाद में आपको एमएससी भी डाइटिशियन वाली फील्ड में ही करनी होती है। ठीक है, तो एमएससी इन न्यूट्रिशन एंड बीएससी इन न्यूट्रिशन बेसिकली। वो करने के बाद फिर आपको ऑब्वियसली इंटर्नशिप वगैरह, या आप काम करोगे, आप खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो, आप हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हो। हॉस्पिटल्स में तो इनफैक्ट स्पेशली डाइटिशियन को हायर किया जाता है। डाइटिशियन पर मंथ सैलरी पे होता है कि कोई भी अगर हमारा पेशेंट यहाँ से सर्जरी करवा के जा रहा है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, अगर उसमें सर्जरीज होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, तो वो प्रॉपरली अपने डाइटिशियन से डाइट प्लान बनवा के आपको देते हैं कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो वहां पे भी डाइटिशियंस अच्छी सैलरी होती है उनकी। ठीक है, अच्छा खासा अर्न करते हैं। उसके अलावा डाइटिशियन का अगर आपको डिप्लोमा करना है वो भी कर सकते हो, बट डिग्री इसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि डिग्री में आपके पास ज्यादा टाइम होता है इस चीज को ज्यादा स्टडी कर पाते हो। ठीक है, डिप्लोमा 1 ईयर और 2 ईयर का होगा तो उसमें आपको ज्यादा स्टडी करने को नहीं मिलता है। तो डिग्री का इसमें ज्यादा फायदा है अगर आपने सोच ही लिया है कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हो।
सेकेंडली डाइटिशियन का ये भी काम होता है कि अगर आप ऑब्वियसली अगर आपका खुद का क्लिनिक है तो उसमें आपको कैसे अपने क्लाइंट्स को इनवाइट करना है या कैसे आपको अपने क्लाइंट्स इंक्रीज करना है वो आपके सोशल मीडिया कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। आप इंस्टाग्राम पेज बनाओ, आप एक यूट्यूब पेज बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, इंस्टा पेज बनाओ और उस पर डिफरेंट डिफरेंट, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे डाइटिशियन है जो अपने वीडियोस डालते हैं, अपने शॉर्ट्स डालते हैं यूट्यूब पे या इंस्टा पे, और उसको देख के वो जैसे लिखते हैं ना कि डीएम करो फॉर क्वेरीज, तो उसको देख के बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वाओ कितना अच्छा डाइट प्लान बता रही है, तो वो उसमें खुद जो फिजिकल काउंसलिंग है, पर्सनल काउंसलिंग है वो लेने के लिए उनके क्लिनिक में जाते हैं। ठीक है, तो आप सोशल मीडिया से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, सोशल मीडिया से लोगों को कन्विंस कर सकते हो अपने क्लिनिक में आने के लिए, तो वो बहुत अच्छा मीडियम है। उसके अलावा आप कंटेंट क्रिएटर्स बन सकते हो, जैसे आपने अच्छा सा डाइटिशियन का कोर्स किया हुआ है तो आप उस कंटेंट को अच्छे से सोशल मीडिया पे डालो, उस पर व्यूज आएंगे, उस पर आपको पैसे भी आएंगे, तो कंटेंट क्रिएशन भी डाइटिशियन का काम हो सकता है। तो आपके पास इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है और बहुत सारा अच्छा खासा सैलरी पैकेज है। और काफी सारी स्टडीज में तो सिनेरियो में तो ये भी बोला है कि कमिंग डेज में स्पेशली इंडिया में डाइटिशियन की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। तो अगर आप फ्यूचर का सोच रहे हो, अभी फिलहाल जो स्टार्ट करना है अपना कोर्स, तो डाइटिशियन का कोर्स बेस्ट है। अगर आप डॉक्टरी में नहीं जाना चाहते हो, अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक कोर्स में नहीं जाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट किसी डेंटिस्ट बनने में नहीं है, कोई डॉक्टर बनने में नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा खासा ऑप्शन है आपके पास जो अवेलेबल है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, अगर आप इंडिया में डाइटिशियन का कोर्स कर रहे हो, डाइटिशियन का डिग्री कर रहे हो, तो फॉरेन में भी इसकी बहुत अच्छी खासी डिमांड है, क्योंकि इंडियन डॉक्टर्स की फॉरेन में डिमांड अच्छी है, तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो ओवरऑल ये बहुत हाई पैकेज वाला ऑप्शन आपके लिए है अगर आप मेडिकल के बाद में कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हो। सो फोर्थ प्रोफेशन है हमारे पास इंटीरियर डिजाइनिंग। ओके, इंटीरियर डिजाइनिंग बेसिकली क्या होती है, आपने जैसे घर बना लिया बहुत अच्छा, तो उस घर में अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको अंदर डिजाइनिंग करवानी है। फर्नीचर कहाँ पे होना चाहिए, सोफा कहाँ पे होना चाहिए, बेड कहाँ पे होना चाहिए, स्पेस कैसे आप ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, एंड देन इफेक्टिवली आपको कौन सा फ्लावर पॉट कहाँ पे रखना है, वॉल पे कौन सी डिजाइनिंग होनी चाहिए, सीलिंग आपको किस फैंस आपको किस टाइप के चाहिए, देन आपको सीनरीज कैसी लगानी है, कहाँ पे ट्यूबलाइट होनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी लाइटिंग होनी चाहिए, डेकोरेशन पीसेस कहाँ पे होने चाहिए, सब कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग में आता है, आपको ऑलरेडी पता होगा। बट इंटीरियर डिजाइनिंग एक्चुअली इसका स्कोप क्या है, आप इसमें जॉब में भी काम कर सकते हो, जिसमें मतलब आपको किसी के अंडर काम करना होता है अगर एज एन इंटीरियर डिजाइनिंग, तो वो 50 to 60,000 मैक्सिमम इतनी होती है। बट अगर आप एज अ बिजनेस इंटीरियर डिजाइनिंग को एक्वायर करते हो, देखो बिजनेस में हमेशा ये चीज रहती है, आप किसी भी फील्ड में बिजनेस करोगे ना, तो उसमें कोई भी सैलरी बार नहीं होता है, उसमें आप जितना भी अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में भी अगर आप बिजनेस करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छा इनकम, आपको इनकम सोर्स काफी अच्छा है ये। उसके अलावा इस काम में अगर आपको इंटरेस्ट है, जैसे मोस्टली लोगों को ऐसे, जो कुछ लोग क्रिएटिव पर्सन होते हैं उनको ऐसे फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो आप इसको, सबसे अच्छी बात इंटीरियर डिजाइनिंग की है कि आप बहुत इंटरेस्ट के साथ इस जॉब को कर सकते हो, बोर नहीं होगे। देन आप में क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है। देखो क्रिएटिविटी आजकल हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे आपका एक्टिव रहना या फिर सोशल मीडिया के थ्रू क्लाइंट्स को इन्वाइट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपना काम सोशल मीडिया पे दिखाओ कि आपने ऐसे ऐसे इस जगह पे इंटीरियर डिजाइनिंग की है, इतनी अच्छी की है, वीडियोस बना के दिखाओ, काफी अच्छा आप अर्न कर सकते हो। उसके अलावा इसमें आप डिग्री करोगे, डिप्लोमा करोगे या कोर्सेज करोगे, देखो इंटीरियर डिजाइनिंग में ना आपको कोई स्पेसिफिक, जितनी आप डिग्री करोगे उतनी ही आपको नॉलेज होगी, ऐसा कोई चीज होता नहीं है। आप इंटीरियर डिजाइनिंग अगर आपको करनी है तो आप छोटे मोटे कोर्सेज करके भी अच्छे इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज लेने की जरूरत नहीं होती है एज पर माई ओपिनियन, क्योंकि अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में डिग्रीज करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा फीस होता है, उसका फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा फी उसमें डिमांड करते हैं, तो इसलिए आपको इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आप में क्रिएटिविटी है, अगर आपका अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो, तो उसके लिए सिर्फ आपको छोटे मोटे इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्सेज से ही काम चल जाएगा, क्योंकि जब आप डिग्री करते हो ना, वो बहुत स्लो प्रोसेस से आपको काम सिखाते हैं,
उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, तो आप छोटे मोटे कोर्स करो उससे, और उसके साथ में बेटर है कि आप वो कोर्स कंप्लीट करके 1 ईयर कोर्स करो, 6 मंथ कोर्स करो, उसको कंप्लीट करके आप इंटर्नशिप में ज्यादा जाओ, किसी के अंडर काम करो, या खुद का इंटीरियर डिजाइनिंग कोई भी अपना घर पकड़ के डिजाइन कर दो, नए तरीके से अपना रूम डिजाइन करो, उस चीज को शो कास्ट करो, उस चीज को शो करो अपने सोशल मीडिया पे, लोग इन्फ्लुएंस होंगे, वो इंटीरियर डिजाइनिंग करवाएंगे। अब इंटीरियर डिजाइनिंग, अब आप सोच रहे हो कि इंडिया में इंटीरियर डिजाइनिंग करवाता कौन है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अभी जैसे जैसे ना इंडिया डेवलप हो रहा है, एक तो सबसे पहली बात पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, देखो लोगों को अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है इंटीरियर डिजाइनिंग, तो कुछ लग्जरियस जो अपार्टमेंट्स है, या कुछ लोग जो बहुत बड़े बड़े बंगलो टाइप बनाते हैं या घर बनाते हैं, या कुछ लोग जिनके पास, जिनको काफी शौक होता है अपने घर को, अपने कंफर्ट जोन को सजाने का, वो इंटीरियर डिजाइनिंग करवाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे देके भी इंटीरियर डिजाइनिंग करवाते हैं, काफी लैक्स में उनकी इंटीरियर डिजाइनर्स की इनकम होती है, ठीक है जी। बट अभी ये जो इंटीरियर डिजाइनिंग है, अभी जैसे जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है ना, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तो अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करता है तो वो भी इंटीरियर डिजाइनिंग को ज्यादा प्रेफर करेगा आजकल, क्योंकि ट्रेंडिंग में ये चीज चल रही है कि इंटीरियर डिजाइनिंग करवानी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी लोगों को ये नीड समझ में आ रही है कि जैसे घर में सोफा लगा दिया, बेड लगा दिया, ऐसे यहाँ पे सीनरी, यहाँ पे ऐसा सब कुछ करने से अच्छा है कि आप प्रॉपरली डिजाइन करवाओ। प्रॉपर डिजाइन में क्या होता है, आपका एक लेवल ऑफ लिविंग अच्छा बनता है, ठीक है, आप ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो अपने घर में अगर घर को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करते हो तो, ठीक है। उसके अलावा क्यों ज्यादा नीड हो रही है इस फील्ड में, कि देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो आपको छोटे छोटे अपार्टमेंट में ज्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है, या लोगों को कम स्पेस मिल रहा है रहने के लिए, जैसे जैसे अभी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है इंडिया में, तो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स मिलेंगे। ऑब्वियसली दिल्ली जैसी जगह में तो बहुत ही छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, तो वहां पे इंटीरियर डिजाइनिंग का एक्चुअली काम क्या होता है कि कम स्पेस में ज्यादा चीजें फिट करना, ताकि घर खुला खुला लगे, तो वो काम हम नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इंटीरियर डिजाइनर्स चाहिए होते हैं, और उसके लिए इंटीरियर डिजाइनर्स बहुत अच्छा चार्ज भी करते हैं, उनकी कोई खास सैलरी बार नहीं होती है, उनको जितना काम मिलेगा वो उतना काम करेंगे, उस अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए भी उनकी डिमांड अभी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। सेकेंडली इसमें दो पार्ट्स होते हैं, देखो एक तो आप लैपटॉप पे बैठ के डिजाइनिंग कर सकते हो, ग्राफिक्स वगैरह बना सकते हो, वो एक चीज है, एक आपको एग्जीक्यूशन करनी होती है, यानी कि आपको प्रॉपरली किसी घर को अगर डिजाइन करना है, इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, होम डेकोर करना है, तो आपको प्रॉपर, पहली बात तो होम डेकोर इज ऑन लोअर लेवल, और इंटीरियर डिजाइनिंग थोड़ा अपर लेवल पे चला जाता है, इसमें आर्किटेक्ट का वर्क भी आ जाता है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग में जो आप एग्जीक्यूशन करते हो प्रॉपरली, आप अपने जो भी इलेक्ट्रिशियन होता है उससे बात करते हो कि यहाँ पे मुझे लैंप चाहिए, यहाँ पे मुझे लो लाइट चाहिए, यहाँ पे डिम लाइट, यहाँ पे ब्राइट लाइट, इलेक्ट्रिशियन से आप कांटेक्ट में रहते हो। देन आप फील्ड में जाके काम करते हो, आपको फर्नीचर जो आपका कारपेंटर होता है उसके साथ में भी आपको टाइम टू टाइम उसके काम पे भी ध्यान देना होता है कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, आपको सब चीजें एग्जीक्यूट करनी होती है, उस घर में जो भी चीज लग रही है या जो भी चीज हो रही है हर चीज को आप एग्जीक्यूट करते हो। तो इस फील्ड में आपको ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए भी मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगेन यही चीज आ जाती है हर एक फील्ड में कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो अच्छी कम्युनिकेशन रखो, ताकि वो आगे आगे रेकमेंड करे और ज्यादा आप अच्छे से अपने काम को एक्सटेंड कर पाओ। आपको अपना एरिया और ज्यादा एक्सटेंड करना है, आपको और ज्यादा काम करना है। हम लोग इसीलिए कोई फील्ड में जाते हैं ना, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें, ज्यादा से ज्यादा काम करें। तो इस फील्ड में भी आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है। उसका एक ही इफेक्टिव तरीका है कि जो भी आपके क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग काम करो। अगर आपका क्लाइंट कोई बहुत ही ओल्ड, सपोज कोई ओल्ड कपल है और आप उसको बिल्कुल ही मॉडर्न तरीके का घर बना के दे रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज पसंद है आप उस घर में डाल दोगे, नहीं। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, अगर उसको ट्रेडिशनल चाहिए आप उस टाइप का घर इंटीरियर डिजाइनिंग करोगे। अगर उसको मॉडर्न चाहिए आप उस टाइप का करोगे। उसको स्पेस कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है, क्रिएटिविटी चाहिए। और आप इसमें छोटा मोटा से मेरा मतलब ये है कि जिस कोर्स का टाइम पीरियड छोटा हो। छोटे मोटे से ये मतलब नहीं है कि आप किसी छोटे से इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहे हो, नहीं। जिस कोर्स का टाइम पीरियड थोड़ा कम हो आप वो कोर्स करो। उसके बाद में डिसाइड करो कि आपको इस फील्ड में एक्चुअली में काम करने में मजा आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो इसको कंटिन्यू करो, वरना क्या हो गया, 1 साल 6 महीने का कोर्स था ना, कोई बात नहीं, कुछ और कर लो। तो एक बार ट्राई जरूर करो अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो।
तो हमारे पास जो फिफ्थ ऑप्शन है दैट इज फॉरेन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। देखो फॉरेन लैंग्वेज इंटरप्रेटर क्या होता है, उसकी क्या जॉब होती है कि जैसे इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसलेटर। आप एज अ ट्रांसलेटर वर्क करते हो। जैसे सपोज करो कि कोई बड़ी कंपनी है, उसने क्या कर रखा होता है, उसने फॉरेन लैंग्वेज इंटरप्रेटर ना हायर कर रखे होते हैं, ठीक है, सैलरी पे रखे होते हैं। तो जैसे कंपनी को किसी के साथ में डील करनी है, कोई चाइनीज कंपनी है उसके साथ में डील करनी है, और जो सामने वाला इंसान है उसको इंग्लिश भी नहीं अच्छे से आ रही है, उसको चाइनीज समझ में आ रही है, हमें हिंदी और इंग्लिश समझ में आ रही है। तो हमारे पास एक चाइनीज एक ऐसा पर्सन हमारे पास हायर किया होता है जो जिससे चाइनीज लैंग्वेज में कोई डिप्लोमा कर रखा हो या सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो, और जो चाइनीज लैंग्वेज को हिंदी में एंड हिंदी को चाइनीज में ट्रांसलेट कर पा रहा हो या फिर टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर पा रहा हो, तो वो हमारी कम्युनिकेशन ईजी कर देगा, ठीक है। जो हम बोलेंगे वो चाइनीज में ट्रांसलेट करेगा सामने वाले को, जो सामने वाला चाइनीज में बोलेगा वो हमें ट्रांसलेट करेगा। तो यही बेसिक काम होता है सिंपल लैंग्वेज में फॉरेन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का, कि वो एज अ ट्रांसलेटर वर्क करता है, ठीक है, एज अ ब्रिज काम करता है। अगर दो लोगों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है तो वो लैंग्वेज समझने में हेल्प करता है। तो इन जॉब्स के चांसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, एज ए सेड के जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो हायर करती हैं। आपने स्पेनिश लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में, अरबिक में, चाइनीज में, किसी में भी सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हो या किसी में भी आपने डिप्लोमा कर रखा हो, कोई भी लैंग्वेज आपको आती हो और आप प्रॉपरली आपके पास उसके क्वालिफिकेशन हो, तो आप एज अ इंटरप्रेटर काम कर सकते हो। लैंग्वेज समझने का काम और लैंग्वेज समझाने का काम होता है ये। तो इसमें कहाँ कहाँ आपको जॉब लग सकती है, आप एम्बेसी में जॉब कर सकते हो। एम्बेसी आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की एम्बेसीज होती हैं, तो आपको जिस कंट्री की लैंग्वेज आती है आप उसकी एम्बेसी में जॉब कर सकते हो, ठीक है, एम्बेसी की जॉब हो गई। गवर्नमेंट जॉब में बहुत स्कोप होता है कि आप फॉरेन मिनिस्ट्री में जॉब कर सकते हो। फॉरेन मिनिस्ट्री में भी ऐसा थोड़ा है कि हम जिस भी कंट्री के साथ डील कर रहे हैं तो सामने वाले को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती हो सकता है कि उससे अपनी मदर टंग में बात करनी हो और हमें भी अपनी मदर टंग में बात करनी है, तो उसके लिए हमें एक ब्रिज की जरूरत है, एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो दोनों लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सके। तो उस केस में भी आपकी जॉब हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इंटरप्रेटर्स की जरूरत होती है। उसकी अपार्ट फ्रॉम दैट अब ये जॉब आपको इजीली मिलेगी कैसे, एक तो है कि आप गवर्नमेंट जॉब में यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री में ही एज अ इंटरप्रेटर काम करो, लैंग्वेज इंटरप्रेटर काम करो। सेकेंडली अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी में, देखो जो लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स होते हैं ना उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई सैलरी होती है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है ऑब्वियसली वही फॉरेन डीलर्स के साथ में काम करेंगे, कोई छोटी मोटी कंपनी तो करेगी नहीं। तो अगर कोई कंपनी फॉरेन डीलर्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला बिजनेस करिए, कोई बहुत बड़ा बिजनेस करिए, तो उसे लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की जरूरत होती है। और ऐसी कंपनीज में ऑब्वियसली सैलरी पैकेज बहुत हाई होगा, तो सैलरी पैकेज बहुत हाई है। अब बात है कि जॉब लगेगी कैसे, सैलरी है बट अगर मुझे स्पेनिश आती है, अगर मुझे जर्मन लैंग्वेज आती है, क्या यूज है उसका, वो एक्चुअली में कहाँ यूज होगी। तो देखो आपको ऐसा सर्कल बनाना है, आपको जो लोग इस फील्ड से एक्चुअली एसोसिएटेड है, जो प्रोफेसर्स हैं इस लैंग्वेज के, या जो लोग एक्चुअली में इंटरप्रेटर्स के साथ में काम करते हैं, जो इस फील्ड में हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस रन करते हैं, आपको उन लोगों के साथ में कनेक्शन बनाना है, उनके साथ में एक सर्कल बनाना है, उनको बताना है कि आपको ये लैंग्वेज आती है। उसके अलावा वैकेंसीज तो जॉब के लिए निकलती ही हैं, बट जॉब लेने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको खुद, देखो किसी को नहीं पता कि आपने कौन सी लैंग्वेज में कोर्स कर रखा है, आपको खुद बताना होता है कि मैंने ये लैंग्वेज सीखी हुई है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप किसी भी रैंडम जॉब के लिए रिज्यूमे देते हो, किसी भी जॉब के लिए आप रिज्यूमे देते हो, तो उसमें आप लिखते हो ना कि आपकी क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। तो उसमें अगर आप लिखोगे ना कि मुझे ये स्पेनिश लैंग्वेज भी आती है, जर्मन लैंग्वेज भी आती है, तो अगर आप बायलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल और आपको बहुत सारी लैंग्वेज आती है, तो उसमें आपके जॉब लगने के चांसेस भी डबल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि, क्योंकि सामने वाले को भी वो बंदा चाहिए होता है जिसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हुई है, जिसे एटलीस्ट एक दो एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश एक दो एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस आती हो, तो उसके लिए वो एम्प्लॉयर ज्यादा एफिशिएंट होता है जॉब के लिए। तो जॉब में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा, और बहुत कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, इजीली लैंग्वेज सीख सकते हो। ये एक मिथ है हमारे माइंड में कि किसी भी कि वाह हाई स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी है तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, इंग्लिश भी तो हमारी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश भी हमारी मदर टंग नहीं है, लेकिन हम सीखते हैं, हमें आती है, ठीक है। तो इसी तरह आप कोई भी लैंग्वेज अगर सीखना चाहो तो आप जरूर सीख सकते हो, काफी हद तक सीख सकते हो, और इसमें भी आपका फिलहाल स्कोप बहुत अच्छा है। और आगे फ्यूचर में तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जैसे हम कितने ज्यादा फॉरेन जो कितने सारे ऐसी यू नो
बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको फॉरेन में भेजती हैं, या जो फॉरेन से हायर करते हैं एम्प्लॉयज को, ठीक है। मोस्टली जो इंडियंस होते हैं चाइना में जाते हैं, जापान में जाते हैं, बहुत सारी डील्स करने के लिए कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को भेजती हैं। तो उन्हें तो ऐसे एम्प्लॉय को भेजना पड़ेगा ना जैसे चाइनीज आती हो या जर्मन लैंग्वेज आती हो, ठीक है। जिस एरिया में उसे अपने एम्प्लॉय को भेजना है, जिस एरिया में उसे अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजना है, तो कंपनी मेक श्योर करती है कि उसे लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं तो आप फॉरेन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की तरह काम कर सकते हो, और इसमें अपार्ट फ्रॉम दैट जॉब का स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत सारे लोग शायद इस ऑप्शन से बहुत ज्यादा ना सेटिस्फाइड हो इस बात से कि इसमें भी स्कोप है, क्योंकि मैं खुद भी इस बात को थोड़ा कम डाइजेस्ट करती हूँ कि फॉरेन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का इंडिया में इतना स्कोप है। बट जैसे जैसे अभी इंडिया ग्रो कर रहा है ना, मुझे लगता है कि फ्यूचर में बहुत स्कोप हो सकता है। तो अगर आप कोई कोर्स, आपने कोई और कोर्स तो कर ही रखा है बट आप साथ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, तो फॉरेन लैंग्वेज कोई ना कोई जरूर सीखो, ताकि आपको आगे जाके बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए और आगे जाके आप कहीं पे भी जॉब के लिए बाकियों से ज्यादा एलिजिबल हो, ठीक है जी। तो ये एक कोर्स है इंटरप्रेटर का जो आप कर सकते हो, दिस इज फॉरेन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ठीक है। और इसमें आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो। अच्छा, आपको ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी लैंग्वेज का ज्यादा स्कोप है। तो इसमें अगर मैं रैंकिंग वाइज बताऊं तो देयर इज फ्रेंच, देन देयर कम्स जर्मन, और उसके नीचे स्पेनिश, देन अरेबिक, देन चाइनीज। ऐसे ऐसे आप लैंग्वेजेस सीख सकते हो। तो ऐसी कोई रैंडम लैंग्वेज सीखने नहीं बैठना है, जिसका ज्यादा स्कोप है, जिसकी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो हमसे ज्यादा डील करता है, उसी की लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है जी। तो ये भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कोर्स है। अच्छा, बाकी के जो बाकी में 5 कोर्सेज मेरे पास और है जिस पे मुझे डिस्कस करना है। तो अभी वीडियो क्योंकि लेंथी हो रही है और डे लाइट में ज़्यादा अच्छी वीडियो बनती है, अभी नाइट हो गई है तो अभी लाइट ज़्यादा नहीं आ रही है, तो मैं बाकी की 5 जॉब्स पे या बाकी के 5 कोर्सेज पे वीडियो पार्ट 2 में बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।